नमस्ते भारत। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। थोड़ा पैटर्न चेंज किया है इंट्रोडक्शन कराने का। और आज जिस मस्ती से हम यूनिट डायमेंशन को अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको वो लेवल देख के। पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि बोरिंग लग रही है क्लास, है ना? मजा आ रहा है ना? अरे देखो, एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा, ये मत सोचना कि एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखाएंगे सर। अरे बड़े मजे से दिखाएंगे, जहां दिखाने के लिए होंगे वहां अवश्य दिखाए जाएंगे प्यारे मित्र, है ना? ना शक करो किसी के चरित्र पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। फालतू की चीजों पे ध्यान देना बंद करो और उल्टी सीधी चीजों पे भी ध्यान देना बंद करो। कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना। अभी के 2 साल कैरियर में दे लिए ना, आगे जो आप चाहते हो वो सब मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी आपने अपना कैरियर बेकार कर लिया तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। आगे भी धोखा ही धोखा मिलेगा। धोखा जीवन में नहीं खाना चाहिए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। कल हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी थी, सॉलिड एंगल के बारे में जाना था। ठीक है, सॉलिड एंगल को देखो, मैंने है ना कल बताया था थीटा से रिप्रेजेंट करना। एक्चुअली में ना सॉलिड एंगल को कई किताबों में थीटा को छोड़ के इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमे, इससे ओम वाले साइन से। ठीक है, तो इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉलिड एंगल ऐसे लिख सकते हो। चलो खैर, आगे की चीजें क्लियर करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल कॉमन यूनिट्स की। देखो, आपने सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों को मेजर करने के लिए बड़ी बड़ी यूनिट्स चाहिए। जैसे कि लंबाई अगर मेजर करनी है आपको तो किलोमीटर में मेजर करते हो, माइल्स में मेजर भी करते हो। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं, ये मेरे पास एक छोटा सा तिनका है, चावल का दाना है, इसको मेजर करो, तो किस में मेजर करोगे? किस में नापोगे? उस चावल के दाने को आप नापोगे एमएम में, मिलीमीटर में नापोगे। अगर उससे भी कुछ छोटा होगा तो माइक्रोमीटर में नापोगे, मतलब बहुत छोटा, है ना? तो किसी भी चीज को किसी यूनिट में नापते हैं और किसी छोटी चीज को छोटी यूनिट में नापते हैं। इतना आपको समझ में आया? तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं अपनी दुनिया में। एटम है, एटम कितना छोटा है, अब उसको मिलीमीटर में तो नाप नहीं सकते, तो उसको नापने की कुछ और यूनिट होती है। तो ये सारी चीजें छोटी यूनिट्स होती हैं, कुछ डिस्टेंस नापने की। तो प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस, तो सबसे छोटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा जैसे कि ये 1 फर्मी मीटर है। 1 फर्मी मीटर का मतलब हो गया 1 फर्मी मीटर में, ये याद करना है भाई साहब, 1 फर्मी मीटर में जो होता है 10⁻⁻15, ठीक है, मीटर होता है। देखो कितनी छोटी यूनिट है ना? जब आप क्लास 12th में एटम चैप्टर पढ़ोगे, न्यूक्लियस पढ़ोगे, न्यूक्लियस के साइज के बारे में पढ़ोगे, तब पता चलेगा कि उसका जो साइज होता है न्यूक्लियस का, जो रेडियस होता है, वो लगभग 1 फर्मी मीटर के आसपास होता है, 1.2 फर्मी मीटर, है ना? तब बताया जाएगा। तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, आप नहीं भी करोगे तो भी याद हो जाएगा, पढ़ते रहोगे तो तुरंत याद कर लो ना मेरे साथ, बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। 1 फर्मी मीटर = 10⁻15। और ये तो केमिस्ट्री में आता ही रहता होगा, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग =10⁻10 मीटर। सेम 1 नैनोमीटर, नैनो, नैनो कार सुनिए ना, नैनो का मतलब नैनो यानी कि 9, तो 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से क्या समझ रहे हो? माइक्रो का मतलब छोटा, यानी कि 1 माइक्रोमीटर = हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये तो पता होगा 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। ठीक है, कोई शक तो नहीं है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज, वन, छोड़ो छोड़ो ये रहने दो, आगे चलते हैं। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब जैसे कि बहुत लंबा साइज नापना हो, मैंने कह दिया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी नापो। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी नापो। और भी बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस हो जाती है जिन्हें मेजर करना हो। अभी हमने जो मेजर किए वो बहुत छोटी डिस्टेंस थी। अब लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की भी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि 1 लाइट ईयर। क्या भाई साहब? 1 लाइट ईयर। कोई पूछे लाइट ईयर क्या है तो साफ कहना भैया, लाइट ईयर का मतलब ये नहीं है कि समय मेजर करना है, समय नापना है, ना 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 ना, समय नापने की यूनिट नहीं है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस की यूनिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 ईयर, यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो एक साल में कितनी है पूरे के पूरे वैक्यूम में। जैसे कि मान लो सन से लाइट आ रही है, ये क्या है अपना सन, पीला कर दूं इसको, बुरा ना मानो, सन पीला है, ठीक है ये क्या बोल रहा हूं मैं। तो सन सन से लाइट आ रही है मान लो, है ना, तो एक साल में जो लाइट ने जितनी स्पीड से लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है उसी डिस्टेंस को हम लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। एक साल में स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम कितनी होती है भाई साहब, ये पता होना चाहिए आपको। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 10th में बहुत पढ़ा होगा आपने। एक साल यानी कि 365 दिन, ठीक है। यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, इसे कर दूं ना। मैं क्या चाह रहा हूं कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं ये निकालना है मेरे को। मैं क्या चाह रहा हूं, एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो देखो ये मीटर, ये पर सेकंड, तो एक ईयर को भी मीटर उसमें चेंज करना पड़ेगा ना सेकंड में। तो एक ईयर में 365 दिन, 365 मल्टीप्लाई, मेरे प्यारे मित्र, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, ठीक है। एक घंटे में कितनी सेकंड, 60 सेकंड, नहीं एक घंटे में 60 मिनट, ठीक है। और एक मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। तो एक साल को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो अगर इस चीज का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक साल में इतनी सेकंड होती हैं। समझ में आया। तो आपको भी यहां पे क्या पता चला, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जब कन्वर्जन करते हैं तो वैल्यू बहुत बड़ी आती है। ये 1 ईयर बहुत बड़ी यूनिट है और सेकंड बहुत छोटी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट से, कॉन्सेप्ट यही है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जब जाएंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। और जब इस पूरी चीज को सॉल्व कर लेंगे तो यहां से एक लाइट ईयर जो आएगा वो आएगा आपका 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक लाइट ईयर में ये याद कर सकते हो आप, धीरे धीरे याद हो जाएगी, बार बार रिवीजन करोगे ना तो याद हो जाएगी। एक लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं, और पढ़ने के बाद या कैलकुलेशन करने के बाद निकाल लो ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा। ओके, अब देखो दूसरी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस यूनिट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ चीज का, किसी डिस्टेंस का मेजरमेंट करना होता है तब इस यूनिट का इस्तेमाल होता है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में जो सन होता है ना, सन, ये मान लो अपना सन है, इसको पीला कर दो, ये सन पीला हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे है अपनी अर्थ, यहां पे क्या है, यहां पे मैं बोल देता हूं ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये सन है। सन से अर्थ की जो दूरी होती है वो होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, याद रखोगे। सन से अर्थ की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय रसगुल्ला, जलेबी, 1, अरे यार इसके सेंटर को ही ले लो, इसके सेंटर को ले लो, ठीक है। क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, एक यहां पे प्रॉब्लम है। एक और यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद, एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं पारसेक। मैं यहां लिख दे रहा हूं, तीसरी यूनिट, इसका मतलब होता है 1 पारसेक। तो ये भी यही समझा दे रहा हूं मैं, है ना। इस यूनिट को बोलते हैं पारसेक या फिर पैरालेक्टिक सेकंड, इसको बोलते हैं पैरालेक्टिक सेकंड का दूसरा नाम, ठीक है मेरे प्रिय मित्र। तो 1 पारसेक या फिर पैरालेक्टिक सेकंड में कितने मीटर होते हैं ये भी देखेंगे, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं मैं यही लिख देता हूं, व्हाइट पेन से लिख देता हूं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जो मीटर्स होते हैं वो होते हैं लगभग 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतने मीटर होते हैं। यानी कि सन से अर्थ की दूरी अगर देखी जाए तो कितनी है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर के आसपास। वाह वेरी नाइस, है ना।
कंफ्यूजन तो नहीं होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। लेकिन देखो देखो, एक पार्सेक का मतलब क्या है? देखो, ये सन है, ये अर्थ है, सन से अर्थ की तरफ जाते, मतलब सन और अर्थ के सेंटर से दो लाइन खींचो, ये दो लाइन खींचते जाओगे खींचते जाओगे खींचते जाओगे, ये कहीं मीट करेंगी, ये कहीं मीट करेंगी, और मीट करने के बाद ये कितने का एंगल बनाए? 1 सेकेंड का। कितने का? 1 सेकेंड का। अरे 1 सेकेंड का एंगल क्या होता है? 10th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा, मैं यही बता दे रहा हूं, मैं यही बता दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया है, मैं दोबारा बताऊंगा। जैसे ये 1 डिग्री होता है ना दोस्त, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये एंगल की यूनिट है यहाँ पे 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट को रिप्रेजेंट करने का साइन होता है ये, है ना। और सेकंड को जब रिप्रेजेंट करना होता है तो ये होता है, डबल साइन लग जाता है यहाँ पे। अच्छा, और 1 मिनट में कितने होते हैं? मिनट एंगल में होता है आपका 60 सेकंड। ठीक है, ये एंगल की यूनिट है। आप सबको ये भी पता होगा 1 डिग्री में कितने रेडियन? π/180 रेडियन। पता है कि नहीं पता? है ना, पता होगा, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो। अब यहाँ पे दिक्कत है कि जगह है आगे, चलो यही बताता हूं मैं। तो 1 पार्सेक को देखो, अब जो 1 पार्सेक डिस्टेंस होती है, जो 1 पार्सेक डिस्टेंस होती है, वो लगभग ये वाली डिस्टेंस होती है, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी होती है। तो इसे इसे निकालने का जो तरीका है वो ये है, देखो अभी अभी आपने पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है इसे आर्क कंसीडर कर लेते हैं, आर्क, है ना। आर्क कितना हो गया? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना, अपॉन रेडियस। अच्छा, रेडियस क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो लगभग रेडियस हो जाएगी, है ना। जो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, मैं तुम्हें एक बार और समझाता हूँ। यहाँ यार जगह की कमी पड़ रही है, हाँ प्लॉट कट गए यहाँ से, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये जैसे कि मान लो अर्थ है ना। अर्थ के सेंटर से एक सीधी लाइन खींचता हूँ, और ये जो सन है ना, यहाँ से ये वाली लाइन खींचता हूँ, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 सेकेंड का, थीटा। इसको मैंने बोल दिया थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगी आपकी आर्क अपॉन लेंथ। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, इसी को बोलते हैं 1 पार्सेक। 1 पार्सेक, इसी डिस्टेंस को बोलेंगे हम 1 पार्सेक। तो देखो, यहां पे ये हो जाएगी थीटा इक्वल टू आर्क। आर्क बोले तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.49, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर में, अपॉन, अपॉन में लिखेंगे हम लेंथ। अच्छा, ये लेंथ है, यही तो निकालनी है हमें, एल, तो हमें तो पता नहीं, तो मैं एल को तो इधर ले आ रहा हूं, है ना, इसको इधर ले आया, थीटा नीचे ले आ रहा हूं। अब देखो, इस थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा? 1 सेकेंड। ये क्या है? 1 सेकेंड। ठीक है, और ये रेडियन की फॉर्म में रखना पड़ेगा मुझे। तो देखो, एक बात बताओ, पहले तो मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ। 1 सेकेंड को डिग्री में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 सेकेंड बहुत छोटी यूनिट है, और छोटी यूनिट को मैं बहुत बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब क्या है, ये यूनिट कैसे कन्वर्ट होगी? देखो, 1 सेकेंड में पहले बताओ कितने मिनट होंगे? तो 1/60 डिवाइड लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये 1 मिनट हो गया। 1 मिनट में, 1 मिनट के बाद फिर मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो फिर से एक और बार 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री हो गए? ये आ गया 1/3600 डिग्री। लेकिन हमें तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री में जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, π/180। तो ये जो 1 सेकेंड है ना, उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो ये आ जाएगा आंसर, रेडियन। तो ये बच्चों वाले कन्वर्जन मेथड होते हैं, ठीक है। अभी मैं एक और बार बता दूंगा इसके पीछे पेज पे, रुको घबराना मत। तो जब मैं यहाँ पे ये चीज रखूंगा ना, 1/3600 मल्टीप्लाई π/180,
तो मेरे प्रिय मित्र यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कहाँ लिख दूं, 1 लाइट ईयर इक्वल टू, यहाँ पे 1, नहीं लाइट ईयर नहीं, 1 पारसेक, हाँ 1 पारसेक इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर के आसपास। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ये आपको याद हो गया। ये मैंने करने का तरीका बता दिया है। ठीक है, ये मैंने करने का तरीका बता दिया है, ऐसे होता है सॉल्व, है ना। याद भी कर सकते हो 1 पारसेक इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अच्छा आगे चलो, मीटर में लिख लिया। ठीक है, अब देखो एक और बार कन्वर्जन दिखा दे रहा हूं मैं एंगल का। देखो 1 सेकंड ना बहुत छोटा एंगल होता है, बहुत छोटा एंगल। तो 1 सेकंड में अगर किसी छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड लगाते हैं। याद रखो ये कॉन्सेप्ट है, कभी भी नहीं डरोगे। लिख लो, नहीं तो यूनिट कन्वर्जन भूल जाओगे। यूनिट कन्वर्जन, कन्वर्जन कॉन्सेप्ट हिंदी में, जब कभी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड लगाएंगे। तो डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, लिख लोगे ना। और इसका उल्टा लिख लो, जब किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम, 1 सेकंड को एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 सेकंड को मतलब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में। तो उसके लिए क्या है, 1 सेकंड बहुत छोटी एंगल है, 1 सेकंड एंगल बोलते हैं इसे। 1 सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो। तो एक बात बताओ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, है ना। तो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, क्योंकि भाई पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड लगेगा। अब ये देखो 1 सेकंड को हमने मिनट की फॉर्म में लिख लिया है, ये हमने मिनट की फॉर्म में लिख दिया है। अब मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, या फिर ऐसा कह लो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। लेकिन यहाँ तो हम छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 60 का फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। लेकिन 1 डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्ट करना है, रेडियन में 1 डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन का एक सीधा सीधा सिद्धांत है, रेडियन में कन्वर्ट करना है यानी कि पाई का मल्टीपल होगा। 1 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, π/180 डिग्री। तो डिग्री तो ये हो गया पूरा, डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। दैट्स ऑल, इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, समझ में आया। तो ये कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अभी तक आप फिजिकल क्वांटिटीज समझ गए, 7 क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनकी कॉमन यूनिट्स क्या है वो आपने देख लिया। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी ना, फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज, उन्हीं का इस्तेमाल करके नई और क्वांटिटीज बनाई जाएं, उसको कहते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज। दैट्स ऑल, इट्स वेरी इजी। जैसे कि मैं बताऊं, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, यही पढ़ा है भी आपने। यहाँ पे ए लिख लो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि लंबाई, लेंथ, टाइम समय यानी कि सेकंड, आर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये तो आपके पास है ही यूनिट, ये तो एक क्वांटिटी डिस्टेंस है, एक क्वांटिटी टाइम है, फंडामेंटल क्वांटिटी है दोनों। इन दोनों क्वांटिटी को पहली फंडामेंटल क्वांटिटी में दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी का डिवाइड लगाया तो वेलोसिटी आ गया। तो ये जो क्वांटिटी हो गई ना, ये जो क्वांटिटी हो गई ब्रो, इसी को बोलते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये 2 और 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके नई क्वांटिटी जो आती है उसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट बताओ, मीटर,
है ना, टाइम क्या होता है, सेकंड। तो अब कोई पूछे कि जो नई ड्राइव्ड क्वांटिटी है उसकी कॉमन यूनिट या ऐसा यूनिट क्या होगी, तो लिख दो यहाँ पे मीटर पर सेकंड। तो मेरी बात समझो, आपको फॉर्मूला पता होगा तो उसकी यूनिट भी लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है, जाहिर सी बात है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन, ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, एग्जाम्पल्स हैं ये ड्राइव्ड क्वांटिटी के, है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना एक तरीके से। तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो ये दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, अब इसमें क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसमें ड्राइव्ड क्वांटिटी ही इस्तेमाल हो रही है और साथ में एक फंडामेंटल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज भी इस्तेमाल हो सकती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी इस्तेमाल हो सकती हैं, वो ही ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ऐसा समझ लो। तो डेल्टा भी बोले तो वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की फिर सेकंड। तो एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट आई वो क्या आएगी, मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा ना, तो सेकंड का स्क्वायर, दैट्स ऑल, सिंपल। अच्छा, डेंसिटी पढ़ा है आपने, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। डेंसिटी को रिप्रेजेंट रो से करेंगे, बार बार करेंगे, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास, मास, ठीक है, और अपॉन वॉल्यूम। तो मेरे प्यारे मित्र एक बात बताओ, मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम किलोग्राम बोलते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं अभी। वॉल्यूम क्या है, अरे वॉल्यूम कुछ नहीं है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही तो होता है, लेंथ हाइट ब्रेथ। तो लेंथ हाइट ब्रेथ क्या है, हाइट और ब्रेथ भी तो एक तरीके से डिस्टेंस है, लंबाई है, कोई नई चीज थोड़ी ही है। तो ये भी लेंथ है ना, लेंथ लेंथ लेंथ, यही तो कह सकता हूं मैं। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ लेंथ लेंथ, जिसको मीटर में नापते हैं, मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, यानी कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी हो गया। सेम फोर्स, फोर्स भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है यार, तुम्हें भी पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है यहाँ पे, मास की किलोग्राम, ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन की क्या अभी अभी निकाली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना। क्योंकि फोर्स के बारे में डिटेल में किसने बताया, न्यूटन ने। किसने बताया, न्यूटन ने। तो उन्हें सहानुभूति देने के लिए, क्योंकि लोग, दुनिया उनका नाम याद रखे, इसीलिए इसी चीज को न्यूटन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो, सम यूनिट्स आर गिवन ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो डायमेंशंस आते हैं, कितने डायमेंशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है ना। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी 2 डायमेंशन, यानी कि स्क्रीन देख रहे हो, पर्दा देख रहे हो एलईडी का। 3D मूवी देखी है, 3D मूवी, उसमें क्या होता है 3 डायमेंशन, यानी कि जो भी चित्र दिखाया जा रहा होगा आपको, चश्मा पहना देते हैं एक, मॉल में जाओगे तो फील ऐसा होगा कि वो चित्र सिर्फ दिख नहीं रहा, वो कमरे में सब कुछ हो रहा है, ऐसा फील होता है, क्योंकि लोग बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं उसमें से, यानी कि वहां पे 3 डायमेंशन इस्तेमाल हो गए हैं। तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, बहुत पतली लाइन है, तो वो 1 डायमेंशन हो गया, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने ऐसे, वाई एक्सेस। अब ये एक प्लेन हो गया, ये टीवी क्या है, ये एक तरीके से एक प्लेन है, तुम मेरे को जिस स्क्रीन में देख रहे हो वो एक प्लेन है, यानी कि वो 2 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन क्या है, जिस रूम में तुम मस्त टहल रहे हो, घूम रहे हो, मस्ती काट रहे हो, वो रूम हो गया 3 डायमेंशन। एक्यूरेट है, क्लियर है सब, हाँ। तो सेम जब डायमेंशंस लिखने की बारी आती है, तो ऐसा मान के चलो इस चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है ना आपने 7, वो 7 डायमेंशंस है। वो क्या है, 7 डायमेंशंस है। मतलब एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे कि द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज
आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। खैर ये डेफिनेशन अभी नहीं समझ में आएगी तुम्हें, मैं समझा। जैसे कि एक बात बताऊं, अभी आपने पहली फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी मास का रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया एम, ठीक है। अच्छा दूसरी पढ़ी लेंथ, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया लेंथ एल बॉक्स में, ठीक है। टाइम तीसरी पढ़ी, टाइम का रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया टी। कोई दिक्कत, एम एल टी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जब मैं लिखना चाहूंगा, जब जैसे कि मानो मैंने लिखा वेलोसिटी, क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी, बॉक्स में बंद की है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान देना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस जो है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, लेंथ, यानी कि एल से। मैंने वहां पर साइन लिखाए थे ना, यहाँ देखो ये एम एल टी आई सी डी थीटा मोल लिखाए थे कि नहीं। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो एल से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिस्टेंस की जगह एल और टाइम क्या हो जाएगा टी, ठीक है। अब ये कहे कि कोई ये कहना चाहता कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो तुम क्या लिखोगे, देखो भैया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, सिंपल सी बात, ध्यान दो, कुछ नहीं करना, ये एल है, इसकी खोपड़ी पे कुछ नहीं है, खोपड़ी का मतलब क्या हुआ, टोपा देखो जैसे कि ए की पावर 2 लिखते हैं ना हम, तो ए की खोपड़ी पे 2 लिख दिया, लेकिन डायमेंशन में हम इसे पावर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको A2। वैसे हम इसे ए स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डायमेंशन में ऐसा नहीं पाप करेंगे, हम पढ़ेंगे क्या, A2 लिखेंगे ऐसे ही। तो देखो एल की खोपड़ी पे क्या है, अगर मैं वेलोसिटी का डायमेंशन लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा B इक्वल टू एल की खोपड़ी पे कुछ नहीं तो 1, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। अब ये देखो टी है अपॉन में, अगर मैं इस टी को ऊपर ले जाऊंगा तो टी की खोपड़ी पे क्या आ जाएगा, -1। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन हुआ वो क्या हुआ, एल टी -1, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो। तो यहां से आपको समझ में आया, वेलोसिटी का जो डायमेंशन हुआ वो क्या हुआ, एल टी -1, ठीक है। अभी देखो बहुत मस्त चीज बताऊंगा अभी, अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, अब इस डेफिनेशन को पढ़ो। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी हो, ड्राइव होने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो भी तो फिजिकल क्वांटिटी होगी ना। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, पावर्स ठीक है 1, ठीक है 1 -1 ये पावर हो गई, और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ना, ठीक है। टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, समझ रहे हो, टू विच द बेस क्वांटिटीज, ये बेस क्वांटिटी है एल टी, उनके ऊपर ये पावर जो है रेज हो जाती है उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट होता है, दैट्स ऑल, इतना याद रखना है। अच्छा आगे एक्सेलरेशन का जैसे रिप्रेजेंट करना है मुझे, इसका एक्सेलरेशन का कलर चेंज कर लो यार थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपको पता है, दुनिया भी जानती है। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मेरे को लिखना है, वेलोसिटी का भी अभी पढ़ा, वो क्या है, एल टी -1, ठीक है। टाइम को किससे लिखेंगे, टी। अब ये ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, एल, एल के ऊपर 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लो, एल टी। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा टी, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा एल टी -2। याद करते जाओ मेरे साथ में, कुछ छोटी छोटी चीजें याद कर लेनी चाहिए, नहीं तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, क्वेश्चंस बार बार लगाओगे तो याद हो जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी -1, एक्सेलरेशन का एल टी -2, ठीक है। अब कोई पूछे तुमसे, मैं यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पूरी, ठीक है। और एक लिस्ट भी दे दूंगा मैं होमवर्क में जो आपको याद करनी होगी, वैसे तो बुक्स में मिल जाती है वो लिस्ट, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में देख लेना। तो पहला डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है मैं वेलोसिटी का, किसका, वेलोसिटी का, तो उसको कैसे लिखोगे, एल टी -1, देख लिया कैसे निकला। दूसरा एक्सेलरेशन का क्या लिखा, एल टी -2। अब देखो तीसरा, जैसे कि मान लो मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है अब डेंसिटी का, डेंसिटी का याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपने आप याद हो जाएंगे, कॉमन हर बार इस्तेमाल होते हैं ना इसीलिए। तो डेंसिटी का जो होता है वो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास का होता है m
और वॉल्यूम को लिख सकते हैं, वॉल्यूम का मतलब क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ भी एल, ब्रेथ भी एल, हाइट भी एल, तो एल क्यूब हो गया। ठीक है, तो देखो अब जब डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं ना डेंसिटी को, तो रो इक्वल टू एम तो है ही है, उसके टोपे पे 1, एल के टोपे पे -3। ठीक है, तो ये हो गया एम एल -3, इसको क्या पढ़ेंगे एम एल -3। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का हो गया। चौथा देखो मेरे प्रभु, है ना, डेंसिटी के बाद बोले तो आपको लिखाता हूं मैं फोर्स का। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, यानी कि फोर्स को तो एफ से रिप्रेजेंट करोगे, मास को एम से। एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी अभी तो लिखाया मैंने एल टी -2, एल टी -2, इसका डायरेक्ट लिख दो, है ना, कह तो रहा हूं मैं, बार बार काम आएगा। तो फोर्स का भी याद कर सकते हो, जब बड़े बड़े फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे ना तो फोर्स का निकालोगे फिर वो निकालोगे, इसलिए कुछ छोटे छोटे डायमेंशनल फॉर्मूले याद कर लेने हैं। वेलोसिटी का LT-1, LT-2, MLT-2। अब जैसे कि फोर्स के बाद वर्क डन, क्या हो गया, वर्क डन, यहाँ लिख देता हूं मैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले तो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ना 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 ना, एक तरीके से ये होता है ना F.S, पढ़ा है कि नहीं, अच्छा, तो फोर्स क्या निकाल दिया ना अभी, फोर्स का क्या हो गया MLT-2, आपको याद होगा तो डायरेक्ट लिख लोगे। अब देखो साथ में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके से लंबाई, भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब लंबाई ही तो है, तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ ही तो है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। तो जब वर्क डन का निकालोगे तो ये ऐसे लिखोगे W इक्वल टू MLT-2, एल इंटू एल क्या हो जाएगा 2, तो वर्क डन क्या होगा ML2T-2। ठीक है, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो 10-15 मिनट में आ जाएगा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं मैं अब आपको, एरिया का डायमेंशन का एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, एरिया, अरे एरिया किस चीज का, लेकिन वो तो मैंने बताया ही नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर का बताओ जल्दी क्या होगा। अरे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड, साइड क्या है, लंबाई ही तो है, तो एल इंटू एल हो जाएगा, तो L2 हो जाएगा ना इसका, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, L2 लिख दो। कोई पूछे आपसे, अगर मान लो कोई पूछ रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, बताओ क्या लिखोगे, पहले इसका फॉर्मूला लिखो 2πr, यही तो है, 2π तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ होगा नहीं, भाई रेडियस है, इसी को तो लंबाई में मेजर करते हैं, रेडियस क्या है एक्चुअली में लेंथ है, तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ एल। ठीक है, सिर्फ एल। अच्छा, बहुत सिंपल सिंपल। चौथा, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, वर्क का हो गया, अब मैं पूछ रहा हूं एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, एनर्जी का। एक बात बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको, एल अंगुरिया है, बता दे, पता है, अरे बता दे, एनर्जी कौन सी, बहुत तरीके की एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, शॉर्ट में मतलब जो भी एनर्जी हो, जो भी एनर्जी हो, एनर्जी हो बस, कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, लेसोन एनर्जी, कार्गलिक एनर्जी, जो भी एनर्जी हो यार, सबका मतलब क्या है, सबका मतलब है एनर्जी। और एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला हो भैया, एनर्जी लगभग ये मान के चलो वर्क डन, है ना, एनर्जी का इस्तेमाल वर्क डन में करेंगे, ये केवल मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए बता रहा हूँ, चाहे एनर्जी हो, चाहे वर्क डन हो, चाहे हीट हो, हीट भी एक तरीके से एनर्जी है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, लिख लो इसको। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, देखो चलो मैं काइनेटिक एनर्जी का ही लिख के दिखा दे रहा हूँ, एक हाफ mv², यही फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देखो आप तो कांस्टेंट टर्म है, m क्या है, m हो गया, b का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 लिख चुके हो आप, LT-1, अब उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है, तो देखो क्या होगा, m l की पावर 2
टी की पावर -2। तो आंसर क्या आएगा, ml2t-2। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, ml2t-2। क्या सेम है? अच्छा, तुम्हारा शक दूर करने के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी का भी निकाल लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m फॉर मास तो m। ग्रेविटी क्या है? एक्चुअली में जो ग्रेविटी होती है ना, वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हो? यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं मैं ये टर्म मैं ऐड भी कर रहा हूं यहाँ पे। पहले मैं ग्रेविटी का निकाल के दिखाऊंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, काफी बार मिलेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो मेरे प्यारे मित्र, ग्रेविटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका पूरा नाम होता है। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये पूरा नाम होता है। तो जो ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो एक्सेलरेशन का होगा। समझ में आया? तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। और निकालेंगे क्या, LT-2। तो जो एक्सेलरेशन का होगा वही ग्रेविटी का होगा, याद हो गया? तो यहाँ पे आप लिख लो LT-2। हाइट क्या होगी, L। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml2t-2। कोई शक? ml2t-2, 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 ऐसी कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगा। चलो और दिखाता हूं मैं। अगर किसी ने बोला कि एनर्जी डेंसिटी, इसका घबराना नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर किसी ने बोला एनर्जी, प्रैक्टिस देखो कितनी मस्त कराऊंगा, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी होती क्या है। एनर्जी डेंसिटी जो होती है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ED। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को पढ़ते हैं हम एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अभी अभी आपने देखा ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं ना, ये आपकी जबान पे होने चाहिए सारे। ये इतने जबान पे हैं तो काम बन जाएगा। इतने अगर जबान पे हैं तो काम बन जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अभी अभी मैंने लिखाया एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml2t-2। और वॉल्यूम का हो गया LQ। हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का हो गया, ये ऊपर जाएगा ना तो इसकी खोपड़ी पे ये 2 है, ये 3 है, तो 2 - 3 हो जाएगा कि नहीं? ये तो पता है ना। तो ये हो जाएगा, अरे पता है ना, किसी भी चीज में डिवाइड लग रहा है लेंथ का लेंथ में, अगर मान लो डिवाइड ही लगा रहे हो एक तरीके से, तो क्या करोगे, 2 - 3 करोगे, -1 आएगा। T या -2 ये याद नहीं करना, ये निकालना ही होता है, ठीक है। समझ लो कॉन्सेप्ट। और भी है टॉर्क। आपने बचपन में टॉर्क पढ़ा है? टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स क्रॉस आर, है ना। सिंपल यही तो होता है, यही होता है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या याद किया था, mlt-2। बार बार लिखोगे ना तो आ ही जाएगा। आर का मल्टीप्लाई करोगे तो एल ही तो है, आर मतलब रेडियस या फिर लंबाई लेंथ, तो एल होता है। तो टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हो गया आपका ml2t-2। तो कभी कभी जेईई और नीट में, जेई में नहीं, बहुत पहले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि विच क्वांटिटी, हाँ, विच क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि वर्क दे दिया, ठीक है, यहाँ एनर्जी दे दी, यहाँ टॉर्क दे दिया, ठीक है, यहाँ फोर्स दे दिया, ओके, समझ रहे हो। और 4-5 लिख दी, फोर्स दे दिया, और मान लो एक्सेलरेशन दे दिया, है ना। और एनर्जी डेंसिटी दे दिया मान लो, ठीक है। ये ऑप्शंस में है, ये उसमें दे रखे हैं क्वेश्चन में ही। अब पूछ रहा है ऑप्शन देके, ऑप्शन ए वर्क एनर्जी टॉर्क की सेम होगी, ऑप्शन बी वर्क फोर्स एक्सेलरेशन की सेम होगी, ऑप्शन सी एनर्जी डेंसिटी फोर्स एक्सेलरेशन की सेम होगी,
डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? अभी अभी बताया वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क। टॉर्क का क्या है? ml2t-2 है कि नहीं है? एनर्जी का क्या है? ml2t-2, ml2t-2। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया, टॉर्क का भी सेम डायरेक्शन हो गया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे? वर्क, एनर्जी, टॉर्क का सेम डायरेक्शन, सेम डायमेंशन होता है, इसलिए आंसर ए सही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन लगेंगे आपको बहुत। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं और क्लास 12th में भी पूछ लिए जाते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, टॉर्क, एनर्जी, हीट, वर्क हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, हाँ प्यारे, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से उड़ रहा है सब? है लंगुरिया, समझ में आ रहा है या नहीं? बताओ जल्दी, आए जल्दी बताओ। मजाक नहीं चाहिए, जो चाहिए असली चाहिए भैया। पूरा फोकस कॉपी पे होना चाहिए, नहीं तो खुद जाएगा फिजिक्स का पहिया। चलो एक पुरानी सी शायरी सुनाता हूँ। हमने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, हमने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आंखों से मेरी चार है। फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। यार ये ले दो हो गई। ठीक है, हाँ। तो भाई पढ़ने में ना मन लगाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना इज नॉट डिफिकल्ट वर्क। अगर किसी के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो बैठ के सॉल्यूशन निकालो यार। पढ़ाई में मन लगना बहुत जरूरी है। फालतू की चीजों में इंटरफियर मत होना, मत होना, मत होना। अगर हो रहे हो, अगर अपोजिट जेंडर से कनेक्ट हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओ। लेकिन सेल्फ कंट्रोल होता है किसी किसी में, किसी किसी में नहीं होता। कोई कोई भावनाओं में इतना बह जाता है कि वो अपने आप को खो देता है, भावना के साथ खुद बह जाता है। ठीक है, तो अपने आप को पहचानो। ठीक है, मैं तो आपके लाइफ के डिसीजंस के बारे में सोचने वाला होता कौन हूँ, लेकिन हाँ मैं एक शिक्षक हूँ जो कि तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो एक अच्छी राय जरूर दे सकता हूँ। सोचना, पढ़ाई पे ही ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज होती है पढ़ाई। पढ़ाई से समझदारी आती है, और समझदार लोग जीवन में कुछ बड़ा करते हैं। जिनके पास समझदारी नहीं होती वो दर दर की ठोकर खा के भटकते हैं। चलो, अरे कहाँ पहुंच गए हम? हाँ एक और पेज है हमारे पास। तो कुछ और क्वेश्चंस भी करा दूंगा मैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ये सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज ही तो है। टॉर्क हो गया, और भी चीजें हैं। जैसे कि कोई पूछे टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? टेम्परेचर तो खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो टी हो जाएगा सिर्फ इसका, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, किसी ने पूछ लिया मेरे से, किसी ने मेरे से पूछ लिया, ये मान लो कि ये पी बी है इक्वल टू एन आर टी, ये रिलेशन पढ़ोगे, चलो यार जब रिलेशन पढ़ोगे ना जब ही बता देंगे, या कॉपी में आ जाएगा। इसके ऊपर भी ना कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसे बोलते हैं गैस कांस्टेंट। आर क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। तो बताओ आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? सोचो, सोच पाओगे? हैं? देखो मैं बता रहा हूँ, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, तो पहले तो पी बी, ये आर वहीं लिखा रहने दो, बाद बाकी की सारी चीजें नीचे ले आओ। एन टी इक्वल टू आर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। मतलब आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला में दे रखा होगा, और पूछेगा कि आर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। आपने इसे ऐसे लिख लिया। पहले तो आपको प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम का पता होना चाहिए, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। मैं यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि शायद आपकी नजर में ये पहली बार आ रहा है ना। अभी जब आप 11th में आगे पढ़ोगे ना गैस वगैरह के बारे में, तब ये बहुत भयानक तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये वॉल्यूम है ना, ये टेम्परेचर है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। एक गड़बड़ हो गई पता है मेरे से क्या? यहाँ टेम्परेचर को अगर मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा तो टाइम को भी तो टी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने वहाँ पे टेम्परेचर का सिंबल बताया था थीटा, तो ये थीटा होता है
टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। अच्छा, और तो सारी चीजें मेंशन हो गई। तो देखो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, निकाल लोगे। अरे प्रेशर का फॉर्मूला पता है क्या आपको, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अभी अभी पढ़ा था MLT-2, एरिया क्या है, लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि अरे कोई सा भी एरिया हो यार, मीटर स्क्वायर ही होती है ना उसकी यूनिट। देखो भैया, आपको किसी भी चीज की यूनिट पता हो, यूनिट पता हो तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो, देखो फॉर्मूला पता है तो उससे यूनिट निकाली जा सकती है, यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा L2। मैंने कैसे लिख दिया, एरिया ए स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ, तो L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ML-1 T-2, तो ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1 -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको प्रेशर का पता चल गया, तो यहाँ पे लिख दो ML-1 T-2। वॉल्यूम का क्या होता है L3। अरे भैया लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सबकी क्या है L ही होगा ना। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने का, ये नंबर ऑफ मोल्स खुद में एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका था वो था MOL, इसका तो MOL लिख दिया। और T क्या है, यहाँ पे जो T है वो टाइम नहीं है, या ये टेम्परेचर है, मैंने मेंशन भी कर रखा है, और टेम्परेचर का जो सिंबल होता है वो थीटा होता है, तो यहाँ हो गया थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, वो लिख रहे हैं गैस कांस्टेंट का R का। तो मेरे प्रिय मित्र यहाँ पे देखो L का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ये ML⁻²T-2, और ये मोल है, ठीक है, मोल का इनवर्स और थीटा का इनवर्स। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। तो मैंने बढ़िया सा क्वेश्चन करा दिया जिससे थोड़ा सा टफ लेवल भी हो जाए। हाय वो कट क्यों रहा है, हाय तू कट क्यों रहा है रे। हाँ ये लो, ठीक है, हाँ मजा आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, जिससे आप PPT पढ़ो ना, PDF पढ़ो तो पता चल जाए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट याद नहीं करना, जब फास्ट तरीके से करोगे ना प्रैक्टिस तो अपने आप निकाल दोगे। हाँ, तो ये सब था। अब कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। क्या चीज है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। देखो ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशन लेस। देखो ई की पावर पे कुछ भी लिखा हो, आग धतूरा कुछ भी लिखा हो, ठीक है, ई की पावर AX, ई की पावर AX प्लस T, ठीक है, ई की पावर NX की पावर M। तो एक्सपोनेंट का मतलब हो गया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, पढ़ोगे आप, लॉग फंक्शन होते हैं ना वैसे ही। तो ये सब चीजें जो होती है ना वो डायमेंशन लेस मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं, डायमेंशन लेस। तो दीस ऑल थिंग्स आर डायमेंशनलेस। ओके अच्छा, डायमेंशन लेस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन लेस। देखो M, अगर मान लो किसी के पास मास है तो एक डायमेंशन है मास की, M हो जाएगा, ठीक है, लेंथ है तो L हो जाएगा, T है तो टाइम हो जाएगा, ये तीनों डायमेंशन होगी ना मास लेंथ टाइम की। लेकिन कोई चीज डायमेंशन लेस है, मैं पूरा लिख रहा हूं, यहाँ पे पूरा लिख रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन आगे बहुत फायदा मिलेगा इन्हें क्वेश्चंस करने में, ठीक है दोस्त। डायमेंशन लेस, तो M की पावर 0 यानी कि मास है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं है, L की पावर 0 लेंथ भी बिल्कुल नहीं है, T की पावर 0 टाइम भी नहीं है। अच्छा, जैसा कि ये डायमेंशन है, इस डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या है, मास यहाँ पे 1 है, L लेंथ यहाँ पे 2 है, टाइम यहाँ पे है लेकिन -2 है, यानी कि -2 का मतलब तुरंत समझ जाएगा कोई देख के, इसका माइनस में तो डिवाइड लग रहा है, मोल -1 यानी कि डिवाइड लग रहा है, थीटा -1 यानी कि थीटा का भी डिवाइड लग रहा है, इसका मतलब लेंथ का 2 मतलब 2 बार लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ। ओ भेजे में घुसा,
हाँ, मजेदार, एकदम चकनाचूर, दिमाग से पार करते हुए ये दिल में समा रहा है। इसी को बोलते हैं फिजिक्स का प्यार। चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो, लॉगरिथम फंक्शन एंड इट्स आर्ग्यूमेंट आर डायमेंशनलेस। जैसे कि लॉग होता है ना, लॉग मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया भी था। लॉग ए एक्स प्लस बी, कुछ भी लिखा है ना, लॉग ए की पावर एन, कुछ भी हो, ये जो टर्म है, ये जो सारे के सारे टर्म है लॉग के अंदर जो भी है, ये पूरा लॉग, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। समझ में आया? अभी देखो क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और ये पेज खाली छोड़ा है क्या? हाँ ठीक है। तो लॉग के बाद देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सबको पता है ना। ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, सबको पता है ना। परपेंडिकुलर क्या है? लेंथ है। अरे भाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? यहां से यहां तक की लंबाई। हाइट का मतलब क्या है? हाइपोटेनियस का मतलब क्या है? यहां से यहां तक की लंबाई। तो लंबाई ही तो है, लेंथ से लेंथ मर जाएगा। तो साइन थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लेंथ से लेंथ जब मर गया तो क्या आएगा? एल जीरो हो जाएगा ना। एम तो है ही नहीं पहले से, टी भी नहीं है इसके पास, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हुई ना। सेम ऐसे ही कॉस थीटा हो, तो ये रेशियो है ना दोनों, लेंथ बाई लेंथ के सब, ठीक है, कुछ भी हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, जितने भी हैं सारे के सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जबकि यहाँ पे थीटा जो है वो खुद डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिखाया था कि नहीं। आर्क खुद लेंथ है, रेडियस खुद लेंथ है, काट दो, तो ये खुद डायमेंशन लेस फॉर्मूला है। समझ में आया? हाँ, आया कि नहीं आया? तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डायमेंशन लेस है। बात खत्म, बात खत्म। तो कोई भी दो चीज के जो रेशियो होते हैं ना, दो चीज के रेशियो होते हैं वो डायमेंशन लेस ही होते हैं, उन पर कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है आगे चलो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस अल्फा एक्स, इफ x इज अ डिस्टेंस फाइंड अल्फा। देखो अब ये अल्फा है, अल्फा पे ये वाला साइन लगा रखा है, इसका मतलब है ये अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, ऐसे ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो एक बात बताओ, मैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो क्यों बता रहा था? क्योंकि यहां काम आएगा। देखो आप सब जानते हो y इक्वल टू कॉस अल्फा एक्स है, ये पूरा का पूरा सिस्टम डायमेंशनल लेस हो जाएगा कि नहीं? कॉस अल्फा एक्स खुद डायमेंशन लेस है, ये अल्फा एक्स भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो देखो पहले तो इस अल्फा को लिखो, फिर इस एक्स को लिखो, इक्वल टू डायमेंशन लेस है, ये क्या ये डायमेंशन लेस है। तो यानी कि डायमेंशन लेस चीज को कैसे लिख सकते हो आप? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? पर यहां पे एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स, एक्स खुद एक डिस्टेंस है, का तो डायमेंशन होगा ना। अल्फा एक्स का जो डायमेंशन होगा वो इधर डिवाइड लग जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन एक्स का यहाँ पर डिवाइड होगा, तो वो हो जाएगा एक्स यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि लेंथ। तो ये खुद जीरो है, लेकिन ये अल्फा, तो अल्फा का जो डायमेंशन हुआ वो यहाँ से पता चला एल की पावर -1 है। समझ में आया? अरे ये क्वांटिटी कब डायमेंशन लेस होगी? ये खुद एल है, तो इसको 1/L होना पड़ेगा ना, तभी तो ये डायमेंशन लेस होगी, तभी तो ये L-1 हुआ। तो ऐसे निकाल लो, ये अल्फा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया। अच्छा अच्छा, अभी और क्वेश्चन कराएंगे यार, घबराओ मत। ये देखो है, जल्दी हट गया। चलो मैं खुद अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो एक और क्वेश्चन है, यही दे रहा हूं। क्वेश्चन है e की पावर ए टी, ठीक है, ए टी स्क्वायर बाई एल, वेयर टी इज टाइम, एल इज LENGTH लेंथ। तो फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। बताओ कैसे बताओगे?
अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो वो डायमेंशनल लेस ही होता है। ए टी का डायमेंशनल कितना होता है, टाइम, यानी कि टी स्क्वायर। एल का कितना होता है, एल यानी कि लेंथ, तो वो तो एल ही होगा। इक्वल टू, और किसी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, होता है कि नहीं। अब यहां से देखो, ए इक्वल टू एल, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एल इंटू एल जीरो, तो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, एल वन। मास तो स्वयं खुद जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा। अब देखो ये टाइम है, यहाँ टी जीरो है, इसका डिवाइड लगेगा, यहाँ टी टू हो जाएगा। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आया वो क्या आएगा, ये टी ऊपर पहुंचेगा तो एल वन टी माइनस टू, एम जीरो है तो कोई मतलब नहीं है लिखने का उसे, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और अगर आप इसे देख पा रहे हो तो ये क्या है, एल टी माइनस टू, और एल टी माइनस टू किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकते हैं घुमा के, नीट वगैरह में, जेई वगैरह में ऐसे पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन दे देता, फिर कहता द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए मैच विथ ऑप्शन ए एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी फोर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ये ए का जो डायमेंशन आया है वो एल टी माइनस टू आया है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में तो बताया नहीं है एक्सेलरेशन है ना, ए कुछ भी हो सकता है ना, ए टीना, रूबी, मटका, लांगूर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एल टी माइनस टू जो टर्म आया वो आपको पता होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन का होता है, तो आंसर ए आएगा। तो इतना निकालने के बाद यहाँ दिमाग दौड़ना जरूरी होता है। आगे चलो, यहाँ पे देखो, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या होता है। अभी क्लास 11th में इसके ऊपर पूरा का पूरा एक ग्रेविटेशनल चैप्टर है, तो उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डायमेंशन से रिलेटेड तो बता ही दें। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो बड़े बड़े प्लानेट, दो बहुत भारी भरकम मास के जो प्लानेट होते हैं ना, उनके बीच में एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या एम वन क्या होता है, मास, ओके, एम टू भी मास है, ये मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट प्लानेट, कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है। और ये हो गया सेकंड प्लानेट, ओके। और आर क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लानेट, इस फॉर्मूले में। ठीक है, बहुत काम आएगा आगे, अभी याद कर लोगे तो अपने आप को सुपर होशियार समझो, सुपर स्मार्ट समझो, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, वैसे तो ये 9th में पढ़ा होगा, अगर 9th पढ़ी होगी तब ना। तुम्हारे दिल की बातें ऐसे ही ना जानता मैं, तुम जहां से आए हो वहां से मैं 7-8 साल पहले, 10 साल पहले होकर आ चुका हूँ। ठीक है, 9th-10th में पढ़ के, तो मुझे पता है कि 9th में बहुत कम लोग होंगे जिसे पता होगा ये फॉर्मूला हमने 9th में पढ़ा है। चलो, तो अब यहां से हमें क्या करना है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ये जो जी है ना, इस जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ऊपर लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले देखो ये एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू इक्वल टू जी। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मेरी बात सुनो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं इसीलिए याद करने के लिए कह रहा था कि बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, लिख दिया ना, एम एल टी माइनस टू, तुम भी याद कर लो। आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या है, इसको डायमेंशनल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा। मास को एम से, इस मास को भी एम से, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 2 हो जाएगी। अब देखो, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, इसकी खोपड़ी पे आएगा -1, ठीक है, L3 T माइनस 2। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, है ना। समझ में आया प्यारे, बहुत ही सिंपल। ओके, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन कोई भी है मार दो, रटने की कुछ जरूरत ही नहीं है, नो नीड, नो नीड। ओके, एकदम क्लियर है सब कुछ। सर हाँ एकदम क्लियर है, दिमाग से क्लियर है।
समझ में नहीं आया, जो आया था वो भी चला गया कल का। अबे रिवीजन करोगे तब याद रहेगा ना। हाँ तो फिर कही है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अपना मैंने इंट्रोडक्शन वैसे दे दिया होगा, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लेते हैं बच्चे कमेंट सेक्शन वगैरह में, मेरे पास आते हैं कि सर आपने क्या पढ़ रखा है। तो देखो मेरा नाम है सनी यादव, मैंने बीटेक किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर पंजाब से, ठीक है ना। इतना ही काफ़ी है। फिजिक्स का टीचर हूँ, एनआईटी से हूँ, बहुत है। आईआईटी नहीं मिल पाई किसी वजह से, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स देखो, अच्छा कुछ स्मार्ट अप्रोचेस हैं, कुछ स्मार्ट अप्रोचेस हैं, अप्रोच जिस पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ लिखा है डायमेंशन लेस क्वांटिटी मस्ट बी यूनिटलेस। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? जैसे कि एक एग्जाम्पल है एंगल, देखो ध्यान दो, इसने बोला है ट्रू फॉल्स में जवाब दो, कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है वो यूनिटलेस होगी क्या? बताओ। देखो अभी आपने पढ़ा एंगल, एंगल क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लेकिन एंगल का जो यूनिट होती है वो तो रेडियन होती है, वो तो डिग्री होती है, ठीक है। यहां बोला है मस्ट भी, मस्ट का मतलब होता है क्या? होगी ही होगी। इसका मतलब ऐसा समझो कि एक क्रिकेट प्लेयर ने छक्का मारा है क्या? मारा ही होगा क्या? तो जरूरी तो नहीं है कि एक क्रिकेट प्लेयर ने छक्का मारा हो सकता है कोई ऐसा क्रिकेट प्लेयर हो जो भाग भाग के रन लेता हो और चौके से ही काम चला रहा हो, है ना। नहीं पड़ा उससे आज तक जिंदगी में छक्का, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्यों? यहाँ पे ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, मैंने अभी बताया था ना, क्योंकि थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, बताया था। आर्क और रेडियस, इसकी भी लेंथ कट जाते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या है? L0, कुछ नहीं है। लेकिन इसकी यूनिट तो होती है ना रेडियन, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर कोई कहे अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, तो ये एकदम ट्रू है। यहां पे पहली बात तो संदेह के साथ बात की जा रही है, मस्ट का मतलब होना ही चाहिए, मे का मतलब हो सकता है, यानी कि जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है यही एक तरीके से, है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंगल, और उसकी यूनिट है रेडियन, वो तो है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, सही है। लेकिन एक और क्वेश्चन है, अ यूनिट लेस क्वांटिटी मे नॉट बी डायमेंशन लेस। कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि यूनिट लेस है, जिस क्वांटिटी का कोई यूनिट ही नहीं है, क्या वो डायमेंशन लेस हो सकती है? मैंने एक पॉइंट लिखाया था यहाँ पे, यहाँ देखो, मैंने कहा था फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यूनिट पता हो तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बताया था कि नहीं? तो एक बात बताओ, जब कोई क्वांटिटी, जब किसी क्वांटिटी का जब कोई क्वांटिटी की यूनिट नहीं होगी, यानी कि वो क्वांटिटी यूनिट लेस है, तो उसका डायमेंशन लेस हो सकती है, वो सही बात है। उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब होगा ही नहीं उसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे बोल रहा है मे नॉट बी डायमेंशनल लेस। ओहो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, मे नॉट बी डायमेंशन लेस, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बात पकड़ लो कि अगर किसी क्वांटिटी के पास यूनिट है उसके पास डायमेंशन होंगी ही होंगी, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी, नहीं नहीं नहीं, क्या बोला मैंने हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। देखो ऐसा है, अगर किसी क्वांटिटी के पास यूनिट है, जरूरी नहीं उसका डायमेंशन हो, जैसे कि अभी एक एग्जांपल ये देख चुके हो एंगल का, इसके पास यूनिट है रेडियन, लेकिन इसका डायमेंशन क्या है? कुछ नहीं। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसके पास यूनिट ही नहीं है, तो उसका डायमेंशन क्या खाक होगा? तो यहां पे एक पॉइंट लिख लो आप, यूनिट लेस क्वांटिटी कोई भी हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे मे भी लगा रखा है, और नॉट बी डायमेंशन लेस। नॉट बी डायमेंशन लेस का मतलब क्या हो गया पता है? कि वो डायमेंशन लेस नहीं है, भाई होगी वो डायमेंशन लेस, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ये थोड़े ऐसे अप्रोच है जिसमें बच्चों को घुमाया जाता है, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है।
यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपके। ये देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, बहुत अच्छी बात है। कुछ एप्लीकेशंस है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इसका कोई फायदा तो हो, इसका कोई यूज तो हो, तो वही यूज है। ठीक है, काफी साइंटिस्ट लोग जिन्हें फॉर्मूला निकालना होता है तो वो डायमेंशन से ही निकाल लेते हैं। उसके पीछे की शर्त होती है कुछ, वो प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए, अभी पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये अभी बताऊंगा क्या होता है, बहुत मस्त तरीके से बताऊंगा। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, उनका एक सिस्टम यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्सन भी होता है। जैसे कि मान लो 1 मीटर को जब मैंने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हुआ, सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया तो 1000 mm में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो 1000 मिलीमीटर हो गया। तो यहाँ पे देखो मीटर था या सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, लेकिन जो उसके आगे का नंबर है यहाँ 1 है या 100 है या 1000 है। तो ये चीज किससे पता चलेगी हमें, ये चीज एक तरीके से डायमेंशन से ही पता लगती है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट, एक यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जब कन्वर्जन करते हैं ना, तो उसमें ये डायमेंशन बहुत हेल्पफुल होते हैं। तीसरा जो यूज है, यूज टू ड्राइव फॉर्मूलाज, बहुत अच्छा यूज है। इसको हम प्रोडक्ट टाइप के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उनको ड्राइव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो चलो 1 मिनट में वीडियो की लेंथ देख लूं और पानी पी लूं, ज्यादा नहीं हो जाए आज मुझे लगता है 1 घंटे 7 मिनट की क्लास है, काफी है, आज घबरा जाओगे वरना। ठीक है, अब अगली क्लास में भी बता दूंगा कुछ। जब तक के लिए बाय बाय कर दूं, टाटा कर देता हूं, है ना। बाय, मस्ती से पढ़ो एकदम, मतलब झकास। ठीक है, बाय।